हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। नमस्कार, दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हिंदी हमारी राजभाषा है और संविधान के आर्टिकल 343 के तहत उनको राजभाषा का इज्जत मिला है। आज हम चर्चा करेंगे राजभाषा हिंदी के प्रचार, प्रसार और उनके स्थिति पर। इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय। सर, आपका स्टूडियो में बहुत तहे दिल से स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा सर से पहला सवाल ये है कि राजभाषा क्या है और राजभाषा हिंदी आम बोलचाल के भाषा से किस तरह अंतर रखते हैं? आपने राजभाषा कहा। राजभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो राज है और दूसरी उसमें जो दूसरा पद है वो भाषा है जी। राज यानी जो राज काज करने की, यानी जो प्रशासन की भाषा है, जिसमें शासन प्रशासन ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं जी। और वो भाषा राजभाषा कहलाती है। यानी भारत के हमारे संविधान ने यह प्रावधान किया कि जिस एक भाषा में हम अंग्रेजी की जगह जिस एक भाषा को हम पदस्थापित कर सकते हैं, कार्यालय का काम कर सकते हैं या उसमें बातचीत कर सकते हैं, वो भाषा हिंदी होगी। वह बौद्धिक स्वराज से जुड़ी हुई बात है कि अंग्रेजी भाषा को गुलामी का प्रतीक समझा जाता था कि जिन्हें अंग्रेजी नहीं, कहीं और से लिया है। जी, यही एकदम ठीक यही बात है कि अंग्रेजी भाषा अपनी भाषा नहीं है, राज हमारे भारत की भाषा नहीं है। तो भारतीय भाषाओं में से सभी भाषाओं ने और सभी भाषाओं के लोगों ने मिलकर कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, इसी में हम आगे अपने राजकाज का काम करेंगे। तो पहले तो इसकी चर्चा हुई 12 सितंबर से 14 सितंबर 1949 तक इसकी चर्चा हुई कि कौन सी भाषा होनी चाहिए। गहन विचार विमर्श के बाद यह बात आई कि हम हिंदी को अपनी राजभाषा बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद संविधान लागू हुआ तो हिंदी हमारी राजभाषा हुई और उसी एवज में 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे संविधान में वो भाषा लागू की गई थी, राजभाषा के रूप में दर्ज की गई थी। उसकी बहस है, लंबी बहस है। जी, ये राजभाषा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बोलचाल के जो हिंदी है जी, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? बोलचाल की जो हिंदी है, जिसे आप बोलचाल की भाषा कह रहे हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक मातृभाषा होती है। जैसे बांग्ला भाषी माँ के कोख से सीखते हैं। तो जो जिस भाषा को हिंदी भाषा कहते हैं, आपने अध्ययन किया होगा कि हिंदी की 18 उपबोलियां हैं। 18 उपबोलियों में से एक बोली है जिसे हम कौरवी बोली कहते हैं। कौरवी का जो क्षेत्र है, अलग अलग बोलियों का क्षेत्र अलग अलग है। कौरवी का क्षेत्र जो है वो है मेरठ और दिल्ली के आसपास। तो उधर की जनता बोलती थी, उस भाषा का व्यवहार करती थी। फिर बाद में आप देखती हैं कि उर्दू के बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए, उसी हिंदी में आ गए। जो आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले इस्लाम धर्म के लोग जिसका उनका अपना साम्राज्य था, तो उनके साथ मिलके हिंदी ने अपना ऐसा स्वरूप गढ़ा कि वो सबके लिए ग्राह्य हो गया। तो उस ग्राह्यता के कारण जो एक संस्कृत भाषा जो है, मूल भाषा हमारा, उसका हिंदी में कितना योगदान है? संस्कृत तो जननी है, भारत की सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। और मैं ये बता रहा था कि जैसे एक छोटे से पेरिफेरी से निकल के हिंदी बड़े फलक पर स्थापित हो गई। कौरवी बोली से निकल के भाषा का दर्जा उसने प्राप्त कर लिया अपने भीतर की अंतर्निहित क्षमताओं के कारण। तो इसी तरह आप जैसे संस्कृत की बात बता रही हैं, संस्कृत से होते होते पाली प्राकृत अपभ्रंश का जो विकास है वो हिंदी से आया है और उसके बाद से हिंदी भाषा का लगातार विकास हो रहा है। हिंदी भाषा में जो अन्य बोलियां हैं, कई तरह 18 बोलियों की मैंने चर्चा की, तो 18 बोलियों का विकास हिंदी का विकास है। इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय कई बोलियों का आदमी इतिहास पढ़ता है। जैसे आप साहित्य की बात कहें कि हिंदी में जब साहित्य लिखा गया था तब पहला भाषा कौन सा? खड़ी बोली हम जानते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा हमें। खड़ी बोली के विषय में, और पहले आपने चर्चा की कि साहित्य जब पहले लिखा गया, हिंदी भाषा का साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा का साहित्य राजभाषा से अलग है। राजभाषा एकदम वह जो केवल कार्यालय में प्रयोग हो, इसकी परिभाषिक शब्दावली बनती है, जिसके अपने शब्द गढ़े गए, तकनीकी शब्द गढ़े गए, वैज्ञानिक शब्द गढ़े गए, समाजशास्त्र में शब्द गढ़े गए।
लेकिन साहित्य टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, हाँ, अलग अलग विषय के डिसिप्लिन के हिसाब से, उसके विषय के हिसाब से, ज्ञानानुशासन के हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजी गढ़ी गई। लेकिन हिंदी साहित्य का जो मामला है वो अपभ्रंश से, हाँ, वो तो अलग भाव है, अपभ्रंश से विकसित होते होते हिंदी तक आया। और सबसे पहले आप देखेंगे तो अपभ्रंश में पुरानी हिंदी, जिसे चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था, वहाँ से हिंदी का विकास होता है। और होते होते अब तो इतना हो गया कि पूर्वोत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजस्थान तक हिंदी भाषा में लिखा जा रहा है साहित्य। और किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब हिंदी के लेखक माने जा रहे हैं, कवि माने जा रहे हैं। तो उसका अखिल भारतीय विकास है, इसलिए हिंदी सबके जुबान पे चढ़ के बोल रही है। संपर्क भाषा के तौर पे आप क्या बोलना चाहेंगे हिंदी जी, मैं यह बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप एक भाषा यदि जानते हैं, आपको एक भाषा का ज्ञान है हिंदी, तो देश के किसी भी हिस्से में आसानी से घूम सकते हैं। लिंगुआ फ्रांका एक शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हिंदी में संपर्क भाषा कहते हैं। तो हिंदी यदि आप जानते हैं तो सुदूर दक्षिण से जाके आप इधर अरुणाचल तक जा सकते हैं, नागालैंड जा सकते हैं, मिजोरम तक जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम हिंदी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं लोगों किसी भी जगह, कहीं भी आप संवाद कर सकते हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि भारत के बाहर जो हमारी एक छवि बनती है वो यही बनती है कि भारत की भाषा क्या है, हिंदी है। तो हमें उस भाषा के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में है, उस भाषा के प्रयोग को अधिकाधिक प्रयुक्त करें, बढ़ाएं उसे, हमारा यही। सर, भारत में साहित्यिक भाषा से फिर से राजभाषा की ओर आती हूँ। भारत सरकार ने राजभाषा को NEP 2020 में किस तरह दर्जा दिया है? जी देखिए, NEP तो एक बड़ा परिवर्तन है एजुकेशन पॉलिसी का। शिक्षा में बार बार ऐसे नियम बनाए गए, शिक्षा में बार बार नीति बनाई गई कि हम शिक्षा को कैसे और अच्छा और उपयोगी और युग के अनुकूल बना पाएं। तो जो समय समय पर परिवर्तन होते रहे, उसमें एक पक्ष भाषा का भी रहा है। तो वो भाषा का जो पक्ष है, भारत सरकार ने संविधान में ही एक प्रावधान किया था कि यदि कोई भाषा नहीं आती है, आप अपनी केवल मातृभाषा में व्यक्त करते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, इसका प्रावधान भारत सरकार ने अपने संविधान की अनुसूची में किया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिवर्तन किया गया है कि 8वीं तक की शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी जो है, उसे तृतीय भाषा के रूप में, जहाँ आप देखेंगे तो संविधान में 3 तरह की श्रेणी बनाई गई, समूह क, समूह ख, समूह ग। क वह क्षेत्र है जहाँ केवल हिंदी बोली जाती है, हिंदी का पूरा व्यवहार होता है। ख वह क्षेत्र है जहाँ कुछ कुछ हिंदी का व्यवहार होता है, लेकिन वहाँ अपनी भाषा भी है। ग वह क्षेत्र है जो अहिंदी कह दिया गया, हिंदी तर कहना ज़्यादा अच्छा होगा, कि वहाँ हिंदी का अब ऐसा व्यवहार हो गया है, जो हिंदीतर भाषी प्रदेश कहा जा रहा है, कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगी कि हिंदी जानने वाला व्यक्ति पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आसानी से घूम सकता है, उसे कोई असुविधा नहीं है। ये बात सही है। तो अब वो जो प्रावधान किया गया, NEP ने उसी बात को देखते हुए, NEP के निर्माताओं ने, जिसे अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जा रहा है, उसके निर्माताओं ने इस बात को देखते हुए बहुत गहन मूल्यांकन किया कि क्या हिंदी को हम एक भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में, आप अपनी मातृभाषा जान रहे हैं, कोई और भाषा जान रहे हैं, उसके साथ साथ एक और भाषा पढ़ें, तो आप जुड़ सकते हैं, आपकी पहुंच ज़्यादा हो सकती है। आप देख रहे हैं कि आजकल तकनीक के क्षेत्र में जो लोग कंटेंट राइटिंग पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब में या फिर ट्विटर पे, तो वे लोग चाह रहे हैं कि अधिकाधिक हमारे ट्विटर की देखने वालों की संख्या बढ़े ट्विटर पे, या हिंदी का ज़्यादा प्रयोग है। AI से लोग हिंदी में अनुवाद करके लगा रहे हैं उसमें, तो हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रसार पर बल दिया है। भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार में किस तरह जो राज्य है, जो हिंदीतर राज्य है, उसमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं?
भारत सरकार जो है, भारत सरकार का एक विभाग है गृह मंत्रालय। जी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा का पूरा काम होता है। आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय का प्रभार माननीय अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी के देखरेख में यह विभाग बहुत काम कर रहा है और उसमें अलग अलग काम है। जैसे सभी जितने सरकार द्वारा अनुदानित जितने भी संस्था संगठन काम कर रहे हैं, उन सब में राजभाषा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन सभी में एक हिंदी अनुवादक चाहिए और इसके अलावा जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको हिंदी में प्रवीण होना चाहिए। और उस प्रवीण के लिए बल नहीं है कि आप आज ही उस ज्ञान को हासिल कर लीजिए, आज ही आप हिंदी में एकदम दक्ष हो जाइए। उनको सिखाया कैसे जाता है? धीरे 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 उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें हर बार एक प्रतियोगिता करा के, कोई निबंध प्रतियोगिता करा के या एक परीक्षा दिलवा करके कि आप हिंदी में कितने इम्प्रूव किया, आपने अपने आप में कितना परिवर्तन किया, आपके जीवन में हिंदी कितनी जुड़ पाई है। अब स्थिति ये है कि जहाँ नाराकस है, यानी नगर राजभाषा का ही एक चलाया हुआ तंत्र है कि नगर में राजभाषा इकाई का गठन होगा और वह देखेगा कि जितने संस्थान और संगठन हैं उन सभी संस्थानों में और संगठनों में हिंदी भाषा कितने लोग सीख पाए हैं, हिंदी भाषा का कार्य साधक ज्ञान कितने लोगों को हो पाया, कितने लोग पत्र व्यवहार करना सीख पाए। तो इस दिशा में कार्य होता है, लेकिन ये नहीं कि केवल कह दिया गया और कार्य हो रहा है। उसके साथ साथ हर 3 महीने पर रिपोर्ट मांगी जाती है उसकी कि आप 3 महीने पर बताइए कि कितना आपके यहाँ प्रगति क्या है आपकी। तो इस दिशा में सरकार अच्छा काम कर रही है। आज के इस तकनीकी युग में जैसे कि एआई है, चैट जीपीटी के थ्रू, इस युग में राजभाषा हिंदी का क्या योगदान है और राजभाषा हिंदी कैसे इन सब से प्रभावित होते हैं? हाँ, ये बात एकदम सही है कि तकनीकी ने हमारे पूरे जीवन पद्धति को बदल दिया है। आप इस बात को मान रहे होंगे और हमारे सभी दर्शक इस बात को जानते हैं कि जो हमारे जीवन में मोबाइल न आने के पहले जीवन था और मोबाइल आने के बाद का जीवन है, वो दोनों अलग अलग है, बहुत अलग है। हर व्यक्ति सोते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, उसके बाद ही अपने बिस्तर पर नींद ले पाता है, बिना मोबाइल के नहीं आती है। लेकिन उस मोबाइल ने क्या प्रभावित किया है आपके जीवन में? देखिए, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हो रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। और राजभाषा हिंदी है, ये तो संविधान द्वारा अनुमोदित है, लेकिन उसका विकास कैसे होगा, उसके लिए विभिन्न समितियां बनाई गई, विभिन्न संगठन बनाए गए, हर समय पर उसके जांच के लिए हर समय पर समिति बैठाई गई, गठित की गई। लेकिन अब जो है हिंदी का विकास सीधे सीधे जनता की भागीदारी से हो रहा है। जनता कैसे भागीदारी कर रही है? तो तकनीक ने ऐसा कर दिया है कि आप 4 बार किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर 4 बार ब्राउज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंटेंट आपको हिंदी से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। आप रील देखें, आप यूट्यूब का कोई कंटेंट देखें, आप मूक पर कोई पढ़ाई की सामग्री देखें, आप किसी भी जगह जाएं, ईपीजी पाठशाला पर जाएं, किसी भी जगह जाएं, या आप प्रचार देख रहे हो, समाचार देख रहे हैं, उसमें प्रचार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदी का प्रवेश हो गया है। कहा जाता है कि जो बात हम सुनते हैं वो कम प्रभावी होती है, जो देखते हुए सुनते हैं वो ज्यादा प्रभावी है। नाटक के संदर्भ में यही बात है कि वो दृश्य श्रव्य काव्य है जी। तो इसलिए वो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है मनुष्य के जीवन पर कि वह देख भी रहा है उसे और सुन भी पा रहा है। तो हिंदी सीखने का एक तरीका ये है कि हम बच्चों को दिखा दिखा के छोटी छोटी चीजें समझाते हैं जी। तो उससे ज्यादा प्रभावी होता है, इससे हिंदी का विकास अधिकाधिक हो रहा है। अभी आप देखिए कि अगरतला में ही, अगरतला शहर में किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी दुकानदार से आप हिंदी में कोई अपनी बात कहें, वह बात समझ जाता है। रिप्लाई हो सकता है कि टूटी फूटी हिंदी में दे, लेकिन उसे पूरी बात समझ में आ जाती है। किसी भी प्रतिष्ठान में जाएं, कहीं भी जाएं आप। इसी तरह आप गुवाहाटी तो केंद्र है, गुवाहाटी में तो और अच्छी स्थिति है, हर जगह की स्थिति इसी तरह बदली है। और ये बदली कैसे है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं। तकनीक ने उस चीज को सुलभ बनाया है।
तो इसलिए एआई के आने से, चाहे अच्छा। एआई के कितने भी तरीके हैं, एआई के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से एआई बने हैं, सॉफ्टवेयर्स है। तो वो प्लेटफॉर्म ने जिस तरह से हमें हिंदी में सहूलियत प्रदान की है, आप हिंदी में कुछ भी लिखिए उसका तुरंत उत्तर आ जाता है। डीपसीक हुआ, चैट जीपीटी हुआ, जेमिनाई हुआ, और भी बहुत सारे हैं, कहीं भी लिखिए तो उसका ठीक ठीक आ जा रहा है। और यदि अब मैं हिंदी जान रहा हूँ और मुझे बांग्ला में कुछ जानना है, तो हिंदी का कंटेंट लिख के वो भी हिंदी में अनुवाद लिख होके। दूं कि आप मुझे ये बांग्ला में दीजिए, बांग्ला में आ मिल जाए। जाता है। तो इसलिए हिंदी सुलभ हुई है, जो लोग सीखना चाहते हैं उसके लिए एकदम घर तक पहुंच गई, उनके जी। बिस्तर तक पहुंच गई है। आप पढ़िए, आप देखिए, एआई ने ऐसा कर दिया है हिंदी के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारी इस जनरेशन के लिए। जी राजभाषा से लेके मैं फिर साहित्य की बात करना चाहूँगी। जी आधुनिक साहित्य में हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक है, जी तो उनसे शुरू होकर आधुनिक साहित्य के बारे में अगर हमें आप कुछ कहें तो। जी, आपने ऐसे महान विभूति का नाम लिया है कि जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में आप जानते हैं कि भारतेंदु जी व्यापारी वर्ग से थे, व्यापार करते थे उनके पिता। और भारतेंदु जी की एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि उनके पास धन संपदा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। बाद में हिंदी के प्रचार के लिए इतना धन खर्च किया कि उनके पास अंत में कुछ बच नहीं गया। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा काम मत करिए, हिंदी के प्रचार के लिए आप जो कर रहे हैं, थोड़ा रुक करके, थोड़ा ठहर करके आप काम करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। भारतेंदु जी ने कहा कि इस धन ने अभी तक मेरी पूरी पीढ़ी को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। वो चेतना थी हिंदी के प्रति, हिंदी के प्रति। और हिंदी की चेतना वो क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों से आजादी है, दिल से आता है। और अंग्रेजों से आजादी के लिए एक भाषा जो बनी वो हिंदी भाषा, उसी भाषा से जुड़ा हुआ सबका, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो हिंदी वो संघर्ष की भाषा रही है। फिर उसके बाद भारतेंदु जी का जो आपने नाम लिया, भारतेंदु जी ने अपने समय और समाज को देखते हुए हर वर्ग को ध्यान में रख के 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। आप जानते हैं कि पहला उनका जो पत्र था भारतेंदु जी ने प्रकाशित किया, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जी पहली पत्रिका थी। उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन थी, फिर बाद में जाके हरिश्चंद्र चंद्रिका हुई। और विशेष रूप से स्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है सामाजिक जीवन में, कैसे आपको सहभागिता करनी है, उसके लिए बाला बोधनी, बाला महिलाओं को और बोधनी, उनको समझने के लिए ये पत्रिका निकाली उन्होंने। एक भारतेंदु मंडल बना हिंदी में विचार, हिंदी के लिए विचार करने के लिए, हिंदी की लिपि क्या होगी, कौन सी लिपि अच्छी होगी, इस पे विचार करने के लिए। और वह मंडल देखता था कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है और उसके खिलाफ लिखते थे। उस युग के सभी जितने रचनाकार हैं, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, बालकृष्ण भट्ट हो, ये सब लोग पत्रकार हैं। अपनी पत्रिका में अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, हिंदी भाषा में पूरा लेखन चल रहा है। गद्य की भाषा उस समय हिंदी हो गई थी, खड़ी बोली। फिर बाद में उसके बाद जितने लोग आए, उन लोगों ने हिंदी के विकास के लिए प्रयास किया है। जी मैं जानना चाहूंगी सर आपसे कि स्त्रियों का योगदान हिंदी साहित्य में कितना है? स्त्रियों का लेखक लेखिका। हाँ, आपने ठीक कहा। स्त्री का योगदान जैसे समाज में है कि पूरे समाज जीवन में स्त्री के न होने से यह जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, यदि यह युग चल रहा है तो दोनों के समन्वय से। उसी तरह हिंदी साहित्य या किसी भी विश्व के किसी भी साहित्य में, किसी भी भाषा में स्त्रियों का अपना योगदान है। एक बात कही जाती है हिंदी में, एक कवि हुए आलम, शेख आलम उनका नाम है। तो शेख नामक एक रंगरेजिन थी, कपड़ा रंगने वाली को रंगरेजिन कहा जाता है। तो कहा गया कि आलम ने अपना सफा यानी पगड़ी दी थी रंगने के लिए, तो उसमें एक पंक्ति का आधा लिख दिया था हिस्सा,
जब वो कपड़ा रंगने वाली ने देखा कि एक दोहे का आधा हिस्सा लिखा गया है, आधा बचा हुआ है, जी। उन्होंने पूरा लिख दिया, वो दोहा पूरा हो गया। उसके बाद शेख आलम जो हुए वो बड़े कवि तो हुए, लेकिन शेख नामक रंगरेजिन का नाम नहीं आया। अच्छा। तो बाद में जिन विचारकों ने विचार किया, कहा कि आलम के नाम से जो छपा है उसमें अधिकांश तो शेख नामक रंगरेजिन का लिखा हुआ है। आप पहले से भारतीय मनीषा में देखते चले आइए तो स्त्रियों के लंबे उदाहरण मिलेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। मीराबाई है। मीराबाई वहां है। मीराबाई के बिना कृष्ण की भक्ति क्या? हाँ। कहा जाता है कि ये दो ही तो हुई, प्रेम है। हाँ, अलौकिक प्रेम, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं जा सकता, दर्शाया नहीं जा सकता। तो कहा गया कि दो ही तो स्त्री हुई कृष्ण के जीवन में, या तो एक राधा, दूसरी मीरा। तो मीरा के पद आज जन जन के पास हैं। और उसके बाद से आधुनिक साहित्य में तो पूरा का पूरा है। महादेवी वर्मा, पूरा का पूरा साहित्य एक अलग स्त्री विमर्श नाम से चला, लेकिन उस विमर्श के अलावा लिखने वाली लेखिकाएं बहुत ही, सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा के समय की, उनसे पहले भी लिख रहे थे बहुत सारे लोग। तो अभी तो हरदेवी पर चर्चा हो ही रही है कि हरदेवी ने भी एक उपन्यास लिखा भारतेंदु युग में। तो तमाम सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। उन पर तो एक इतिहासकार सुमन राजे हुई जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास रामचंद्र शुक्ल लिख गए हैं, आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने न्याय नहीं किया है स्त्रियों के पक्ष में, सभी स्त्रियों का वर्णन नहीं दिया है। तो फिर सुमन राजे ने उस बात को आगे बढ़ाया कि जहाँ छूट गया है वो अब पूरा की। सुमन राजे ने 2000 में ये किताब आई थी। तो एक लंबी परंपरा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तुलसीदास ने यदि लिखा तो तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, बड़ा महाकाव्य है, और वह महाकाव्य जन जन तक प्रचलित है। लेकिन तुलसीदास के जीवन में रचना से पहले रत्नावली आती है, और रत्नावली ने ही कहा था उनसे कि आप हमारे शरीर से या हमसे जितना प्रेम कर रहे हैं उतना भी यदि आप राम से कर लें तो यह जन्म आपका एकदम सफल हो जाएगा। तब से वो उनके जीवन में विराग आ जाता है, वैराग्य उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद चले गए रचना करने। तो हर कवि के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में स्त्री का योगदान पूरा है। और बाकी तो आधुनिक युग में हम देख ही रहे हैं कि कैसे स्त्री लेखिकाएं अब लिख रही हैं अपनी बुलंदी से अपनी आवाज को। नई पीढ़ी में तो बहुत सारी, अभी तो तिर्की को मिला साहित्य अकादमी जिसे मिला है, एक युवा साहित्य अकादमी, वो एक महिला को ही मिला है। तो अब तो हर जगह पुरस्कृत हो रही है, महिला भी आगे आ रहे हैं लिखने में, एकदम कंधे से कंधा मिला के चलना चाह रही है। फिर हम आएंगे राजभाषा के ओर। केंद्रीय हिंदी संस्थान का राजभाषा के प्रचार और प्रसार पर क्या योगदान है? हाँ, केंद्रीय हिंदी संस्थान की जब आपने बात की तो थोड़ा सा मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान पर आने से पहले एक तरफ और ले चलना चाह रहा हूँ आपको कि महात्मा गांधी का नाम आप सबने सुना होगा जी। महात्मा गांधी को लगा कि जिस क्षेत्र में हम हिंदी की बात करने जा रहे हैं, यदि वहाँ की जनता हिंदी नहीं पढ़ी रहेगी तो कैसे हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी में हुआ कि जिस दक्षिण भारत में जनता तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलती है, मातृभाषा का व्यवहार करती है, तो उस क्षेत्र में हिंदी के प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई हर जगह। असम में भी असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना होती है और अन्य जगह भी होती है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। उसी का एक्सटेंशन है केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है जी। और उस संस्थान ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी शाखा खोल रखी है कि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे जिनका हिंदी से प्रेम हो वे हमारे यहाँ से कोई कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग है, BEd है, तमाम सारे कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी हिंदी माध्यम से, हिंदी भाषा में आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर में अधिकाधिक, अभी तक जो हिंदी का विकास नहीं हो पाया था वो अब और होने लगा है।
डिमांड में है हिंदी भाषा। प्राइवेट स्कूल में हिंदी शिक्षक रखे जा रहे हैं और अच्छी खासी उनकी तनख्वाह दी जा रही है। तो हिंदी भाषा का प्रसार हो रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थापित है और उसका केंद्र गुवाहाटी में भी है एक। तो हर दो ही जगह में है ना, गुवाहाटी और आगरा। आगरा है, दक्षिण में भी है। अच्छा। दक्षिण में भी है, खुला हुआ है। तो उसका केंद्र कई जगह है और वो परीक्षाएं आयोजित करता है। उसके साथ साथ जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो कई संस्थाओं से एमओयू करता है, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करता अच्छा। है कि आप हमारे कुछ कोर्सेज अपने यहाँ चलाइए। अच्छा। और उसके बाद से वहाँ कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन परीक्षा भी होती है। फिर उसको सर्टिफिकेट देने का काम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा करता है। तो इस तरह से आगरा काम करता है। इसके अलावा और भी एक संस्थान है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो हिंदीतर भाषी क्षेत्र के हिंदी प्रेमी हैं। अच्छा। उनके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। उनके लिए हिंदी नवलेखक शिविर का आयोजन करता अच्छा। है। फिर उसके बाद हर जगह जा करके हिंदी से संबंधित संगोष्ठियाँ, कार्यशाला आयोजित करता है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है जो हिंदी में तमाम तरह के वैज्ञानिक शब्दों के लिए अलग अलग पारिभाषिक शब्द तैयार करती है। तो ऐसे कई संस्थाएं हैं भारत सरकार की परियोजना के अनुरूप जो काम करती हैं। जी। भारत को छोड़ के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात कहें, जो विश्व हिंदी सचिवालय है जी, उनका क्या योगदान रहा विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा संकेत किया है। विश्व हिंदी सचिवालय कि हम देश में तो बात कर ही रहे हैं, विश्व में हिंदी की क्या स्थिति है। इसे देखने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कि 1975 में पहली बार हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में। अच्छा। नागपुर में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उसमें मॉरिशस के राष्ट्रपति आए हुए थे वहाँ और प्रतिनिधि थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं गिरमिटिया मजदूर बन के जो गए थे। गिरमिटिया मजदूर मतलब डायस्पोरा, अंग्रेजी में उसके लिए शब्द चलता है। यहाँ से मजदूर बना के ले जाया गया, भारतीयों को ले जाया गया, अंग्रेजी सरकार ले गई थी। उसके बाद वहाँ मजदूर बन के जो लोग गए वो वहीं बस गए, वापस नहीं आ पाए। उस समय इतना विकास भी नहीं था कि हवाई जहाज से आ जाएं, जहाज में बैठ के जाते थे लोग और बहुत लंबे समय तक यात्रा में रहते थे। कुछ लोग मर जाते थे उसी में, या कुछ लोग उसी में बहा दिए जाते थे, बड़ी दिक्कत थी। तो जो लोग गए वहीं रह गए। उन्हीं लोगों के लिए कहा गया कि हमारे यहाँ भी तो हिंदी भाषी लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हम सम्मिलित रूप से, भारत सरकार और मॉरिशस सरकार सम्मिलित रूप से कोई काम कर सकती है? तो कहा गया कि हाँ, काम कर सकती है। तो उस समय यह तय हुआ कि हम एक संस्था खोलेंगे जो हिंदी का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर करेगा। इसलिए विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना होती है और विश्व हिंदी सचिवालय तब से लेकर अब तक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। सर, आप नई पीढ़ी को हिंदी के प्रचार और प्रसार कैसे करें, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ये छोटी छोटी चीज़ों से हिंदी सीखनी चाहिए। जैसे आप अपने नित्य व्यवहार के जीवन में जो रोज़ प्रयोग कर रहे हैं, जो रोज़ जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सोचिए कि आपकी मातृभाषा के अलावा हिंदी में इसका क्या नाम है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक शब्द आपने बोला, उस शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या है। और यह अनुवाद करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, तकनीक आपके पास है। सिलिकॉन वैली कहीं और नहीं है, आपके हाथ में आ गई है। तो आप उसका अनुवाद देखें कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं। फिर उसके बाद हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा काम हिंदी भाषा जो जान रहा है, जिसकी मातृभाषा हिंदी, उसके लिए हिंदी में काम नहीं है। जिसकी अपनी कोई अलग मातृभाषा है और हिंदी सीख लिया है, उससे हिंदी में ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं। कोई बांग्ला भाषी है, कोई काकबरक भाषी है, कोई अन्य भाषा का है, असमिया है, बोडो है, लेप्चा है, भूटिया है, किसी भी भाषा का, तो उस भाषा का यदि कोई ज्ञाता है और हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी तो इधर जान ही जाते हैं। तो ऐसे लोग नियुक्त किए जा रहे हैं सभी संस्थाओं में, सभी संगठनों में, कि अपनी भाषा की जो ज्ञान संपदा है
आप हम हिंदी में करें। लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में बहुत सारा जानकारी दिया। हिंदुस्तान की वरदान है हिंदी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संपर्क भाषा है हिंदी। हम दूरदर्शन के ओर से और भी हिंदी कार्यक्रम करेंगे, हमारे साथ बने रहे। नमस्कार। नमस्कार।